हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे संक्षेप में हम EEDM के नाम से जानते हैं, उसका पहला चैप्टर। तो इसको हिंदी में ये सब्जेक्ट है, इसको पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें देखें, पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन यानी परिचय का है, विषय परिचय का। इसमें बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं, हम क्या करेंगे, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आपका जो काम है, नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए। जो मैं आपको बताता चल रहा हूं सिस्टमेटिक, उसको लिखते चलिए, ताकि आपको समझने के साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाए और आगे चल करके यही नोट्स आपके परीक्षा के समय रिवीजन करने के, और बल्कि आगे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो ये काम आप जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोलॉजी पर जाने से पहले जो विषय है पर्यावरण अध्ययन, तो हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अगर पर्यावरण का हम शब्दार्थ देखें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि धन तथा आवरण से। तो परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। तो परि का अगर हम अर्थ समझे तो परि का मतलब परिता, मतलब चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमें जो चारों तरफ से घेरे हुए है वही क्या है, पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ क्या है, तो हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य व अन्य वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं और ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आप अपने आसपास नजर एक दौड़ाइए, जो कुछ भी हमें चारों तरफ से घेरे है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, धूप हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, अन्य सभी वस्तुएं, वो क्या है, पर्यावरण में आती हैं और वो पर्यावरण का हिस्सा हैं और ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और आप कभी नहीं भूलेंगे। अब ये पर्यावरण की आवश्यकता और महत्व क्या है, यानी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो आपको पता है कि पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पर्यावरण से। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है, ये कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन है, कपड़ा है और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी जो भोजन और आवास जो उपलब्ध कराता है, वो कौन उपलब्ध कराता है, पर्यावरण। यानी सभी जीवों को भोजन और आवास भी कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है। इसमें अगर आप देखें पर्यावरण के घटक यानी पर्यावरण का हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो दो भागों में हम बांट सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ देखिए, इस तरफ वाला जो एक हिस्सा है और दूसरे साइड ये वाला आपको हिस्सा है दाहिनी तरफ जो दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक पर्यावरण आपका कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा कहलाता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो ये जो प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें आप देखिए क्या क्या आता है, सजीव, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, यानी प्राकृतिक का नाम से पता चल रहा है जो प्रकृति ने हमको उपलब्ध कराया है। और दूसरा है मानव निर्मित, मतलब मानव ने जो बनाया है, जैसे इमारतें हो गई या भवन, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गए, स्कूल कॉलेज के भवन हो गए। तो ये सब किसने, मानव ने निर्मित किए हैं, तो वो मानव निर्मित। तो पर्यावरण का जो घटक है या वर्गीकरण है या प्रकार हम कह सकते हैं, तो पर्यावरण के प्रकार की यदि बात करें तो पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मानवीय पर्यावरण यानी मैनमेड एनवायरनमेंट। तो पहला प्राकृतिक पर्यावरण आपने ऊपर देखा, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सूर्य हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया आदि। जो भी हमें प्रकृति ने दिया है वो सब प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते, मतलब इंसान इनको नहीं बना सकता। और अगर प्राकृतिक पर्यावरण में हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है जैविक पर्यावरण यानी बायोटिक एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। जैविक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मतलब जिनमें जान होती है। तो जीव जंतु जितने भी प्रकार के हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे, वो सभी जैविक पर्यावरण में आते हैं। दूसरा है अजैविक पर्यावरण यानी एबायोटिक एनवायरनमेंट। इसमें आता है स्थल जैसे भूमि हो गया, जल और वायु, ये तीन चीजों से मिलकर के बना है, तो ये कहलाता है अजैविक
पर्यावरण। तो अजैविक पर्यावरण को भी हम आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थल, भूमि, जल और वायु के आधार पर। तो ये पहला कहलाता है स्थल मंडल, यानी पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत हैं, पठार हैं, रेगिस्तान है, मैदान इत्यादि आते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल। दूसरा होता है जल मंडल। जल मंडल क्या है? पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से हम जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, तो ये क्या है? जल मंडल, नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? महासागर हो गए, सागर हो गए, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि, मतलब जो भी जल से संबंधित है वो सभी जल मंडल में आएंगे। और अगला है तीसरा वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा अजैविक पर्यावरण है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। किससे? भूमि से या स्थल से, जल से और वायु से। तो भूमि वाले भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल, जल वाले भाग को कहते हैं हम जल मंडल, और जो वायु वाला भाग है उसको कहते हैं हम वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की, यानी कि मैन मेड एनवायरनमेंट की। तो मानवीय, इसको सामाजिक पर्यावरण भी हम कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे ऊपर चित्र में मैंने दिखाया था, मकान, भवन, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान इत्यादि हमारे सामाजिक पर्यावरण के या मानवीय पर्यावरण के भाग हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं, जैसे घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं, जिनको हम किनकी सहायता से निर्मित करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से। ये चित्र अगर आप देखें तो ये वही पर्यावरण के प्रकार या पर्यावरण के वर्गीकरण का आपको पूरा जो व्यू है वो दे देंगे, जो ऊपर हमने पढ़ा है। तो पर्यावरण को मैंने बताया था 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जिसे हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और दूसरा है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक पर्यावरण मतलब जिनमें जान होती है, जैसे जीव जंतु, पौधे इत्यादि, ये सब आते हैं आपके जैविक पर्यावरण में। और अजैविक पर्यावरण में क्या आते हैं? जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है आपका मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। इसमें भौतिक पर्यावरण आता है और सांस्कृतिक पर्यावरण, इसके बारे में भी हमने बात की है। तो हम अपने त्योहार हैं, परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, इसका जो पालन है हम समाज में रहकर करते हैं। तो इसमें है आपके मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। इसको हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, हमने ऊपर जाना है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें, सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। तो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, टिड्डा हो गया। अब इस प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया इत्यादि हो गया। अब ये मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक है, मछली है, हिरन है, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो ये अब आपने समझा कि पूरा का पूरा जो हमारा जो जीव जंतु हैं पर्यावरण में जो पाए जाते हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु निर्भर हैं। जो जीव जंतु खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और इस प्रकार से जब सभी जीव जंतु, कोई भी है जीवधारी, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा उसको फिर से जो है तो अवशेष को मिट्टी में मिल जाता है, और इस प्रकार से ये प्राकृतिक पर्यावरण का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है।
अब बात आती है पारिस्थितिकी की बुनियादी बातों। पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, या इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है या पारिस्थितिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी में क्या है? जीवों के बीच संबंधों, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों और पारिस्थितिक तंत्रों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिकी में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं उनके बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे। जो वो जीव जंतु हैं और उनका जो पर्यावरण है उनके बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे, और पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों का अध्ययन भी हम करते हैं। अब पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी वो कौन कौन सी हैं? इनको जो पारिस्थितिकी है हम कई अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे जनसंख्या पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यह जीवों की आबादी के आकार, संरचना और वितरण का अध्ययन करता है। अलग अलग भाई बहुत सारे उसमें हम बांट देते हैं, तो पारिस्थितिकी की वही शाखाएं बन जाती हैं। तो पहला क्या है? जनसंख्या पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? जीवों की आबादी यानी जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का हम अध्ययन इसमें करते हैं। दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी यानी कम्युनिटी इकोलॉजी। यह जीवों के समुदायों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। नाम से ही पता चल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी, यह पारिस्थितिक तंत्रों के कार्यों का अध्ययन करता है। अगला है आपका भू पारिस्थितिकी यानी जियो इकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्रों और भू आकृति विज्ञान के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद है जलीय पारिस्थितिकी यानी एक्वेटिक इकोलॉजी। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन करता है। इसी तरह से वनस्पति पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी, यह वनस्पति समुदायों का अध्ययन करता है। और ये सब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। एक और है प्राणी पारिस्थितिकी यानी एनिमल इकोलॉजी। तो ये क्या है? प्राणी समुदायों का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं प्राणी पारिस्थितिकी। तो इस प्रकार से आपने देखा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होता है, और वो पारिस्थितिकी एक एक को हम किस प्रकार से अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं पारिस्थितिकी की। आपने देखा पारिस्थितिकी की आपने परिभाषा पढ़ी, पारिस्थितिकी की आपने शाखाएं देखी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, भू पारिस्थितिकी, जलीय पारिस्थितिकी, वनस्पति पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी। अगला जो टॉपिक है वो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी उसको कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, और ये पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का एक समुच्चय है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच एक जटिल संबंध होता है। ये तो इसी का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? इकोसिस्टम के अंतर्गत यानी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में। तो ये आपने समझा कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम या पारितंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का एक समुच्चय है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच एक जटिल संबंध होता है। अब पारिस्थितिक तंत्र के हम प्रमुख घटक की बात करें कि कौन कौन से उसके घटक या कंपोनेंट्स हैं, तो उसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु। तो ये आते हैं उत्पादक की श्रेणी में, इनको कहते हैं प्रोड्यूसर। दूसरे होते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। उपभोक्ता उत्पादों का भोजन करते हैं, जैसे पशु, मनुष्य, कुछ जीवाणु। तो ये कहलाते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। और तीसरे होते हैं अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं? अपघटक मृत पदार्थों को तोड़ते हैं और उन्हें पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गए, उनको कहते हैं अपघटक। तो ये 3 जो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब बात आती है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो पहला हम कर सकते हैं,
तो इसमें पहला है भौगोलिक आधार पर। तो इसमें भौगोलिक आधार को भी हम कई उसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये पारिस्थितिक तंत्र भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे इसके उदाहरण है वन, घास के मैदान और रेगिस्तान। दूसरा इसी में आता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये पारिस्थितिक तंत्र जल में पाए जाते हैं, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया। अगला है आपका उत्पादन के आधार पर यानी प्रोडक्शन बेसिस पर। ये है उत्पादक प्राकृतिक तंत्र। ये पारिस्थितिक तंत्र स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, समुद्र। दूसरा इसी में आता है उपभोक्ता प्राकृतिक तंत्र, यानी ये पारिस्थितिक तंत्र दूसरों पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मानव पारिस्थितिक तंत्र। और ये पर्यावरण कारकों के आधार पर भी हम विभाजन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये पारिस्थितिक तंत्र जल में पाए जाते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र इत्यादि। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक तंत्र भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि। और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे माउंटेन इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिक तंत्र पहाड़ों पर पाए जाते हैं, जैसे देवदार के जंगल, शीतोष्ण घास के मैदान। और इसी तरह से एक होता है रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र यानी डेजर्ट इकोसिस्टम। ये पारिस्थितिक तंत्र रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो नाम से ही आप इनको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण है वो इकोसिस्टम के यानी टाइप्स हैं या प्रकार हैं या वर्गीकरण हैं, कौन कौन से हैं। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार में कौन कौन से आ रहे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है उत्पादन के आधार पर। इस आधार पर हम और दो वर्गों में बांट सकते हैं, उत्पादक प्राकृतिक तंत्र और उपभोक्ता प्राकृतिक तंत्र। तीसरा है पर्यावरण कारकों के आधार पर। इसमें हम बांट सकते हैं इसको जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, यानी 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घकालिक विकास, यानी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कई बार सतत विकास भी कहा जाता है। तो दीर्घकालिक विकास कह लीजिए, चाहे सतत विकास कह लीजिए, अंग्रेजी में उसको ध्यान रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो दीर्घकालिक विकास ऐसा नाम से पता चल रहा है, मतलब बहुत लंबे समय तक, मतलब हमारे विकास से जो हमारी पीढ़ी चल रही है और जो आगे वाली पीढ़ी यानी दीर्घकालिक बहुत लंबे समय तक आगे वाली पीढ़ियों के विकास के बारे में भी हम सोचें। तो दीर्घकालिक विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम हो। तो हमको किस तरह का विकास चाहिए, हमें सिर्फ अपना वर्तमान पीढ़ी का विकास नहीं सोचना है कि हम सारे जंगलों को काटकर सारी जमीनों पर कब्जा करके भवन बना लें और आगे की पीढ़ी के बारे में ना सोचें। हमें अपना भी विकास करना है, जो वर्तमान पीढ़ी और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके विकास के बारे में भी सोचना है। तो जब इस तरीके से हम सोचते हैं वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी विकास हमको करना है, तो वो कहलाता है दीर्घकालिक विकास या सतत विकास। तो दीर्घकालिक विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम हो। तो दीर्घकालिक विकास में क्या करते हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ शामिल किया जाता है। दीर्घकालिक विकास में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य क्या हैं, यानी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हैं। गरीबी को समाप्त करना, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना, यानी सभी को शिक्षा मिले। इसके अलावा लिंग समानता को बढ़ावा देना, यानी स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, स्वच्छ जल और स्वच्छता को सुनिश्चित करना, सस्ते और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ावा देना। इसके अलावा उत्पादकता और आय में वृद्धि करना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में निवेश करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये सभी उद्देश्य किसके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर दीर्घकालिक विकास के। तो दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य कौन कौन से एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। गरीबी को समाप्त करना, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना, लिंग समानता को बढ़ाना, स्वच्छ जल और स्वच्छता को सुनिश्चित करना, सस्ते और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ावा देना। इसके अलावा उत्पादकता और आय में वृद्धि करना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में निवेश करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब दीर्घकालिक विकास के लिए नीतियां यानी पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन कौन सी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे कि दीर्घकालिक विकास हो। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून और नियम बनाए जाएं।
दूसरा, प्रदूषण को कम करने के लिए नियम या उपाय बनाए जाएं। वो ऊर्जा दक्षता में सुधार करें, ऐसे हम उपाय अपनाएं कि ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हो। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का हम विकास करें। तो ये सारी क्या है, वन संरक्षण और पुनर्वृद्धि को बढ़ावा दें। इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दें। तो ये नीतियां जो मेन पॉइंट्स हैं, इन पर हमको नीतियां बनानी पड़ेंगी, इन पर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और विचार करना पड़ेगा, तभी दीर्घकालिक विकास संभव हो पाएगा। तो कौन कौन सी नीतियां इसमें सम्मिलित हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कानून और नियम बनाना, प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, इसके अलावा वन संरक्षण और पुनर्वृद्धि को बढ़ावा देना और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना। इन सब नीतियों पर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से दीर्घकालिक विकास को या सतत विकास को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम पा पाएंगे। अब दीर्घकालिक विकास के महत्व की यदि बात करें तो इसका क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। ये जो पीढ़ी चल रही है इसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा ये पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये इसका महत्व है, ये इतने महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या दीर्घकालिक विकास बहुत आवश्यक है। क्या क्या करता है? यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दीर्घकालिक विकास के लिए चुनौतियां क्या है? चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं? वो है गरीबी और असमानता, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण, ऊर्जा संकट। ये सारे कारण हैं, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जिनको हमें दूर करना है ताकि हम दीर्घकालिक विकास को पा सकें या इस सपने को पूरा कर सकें। तो ये गरीबी और असमानता, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण, ऊर्जा संकट, इन सब पर कार्य करने की आवश्यकता है। ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस को हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो रिसोर्सेस या संसाधन वे पदार्थ या ऊर्जा हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो संसाधन या रिसोर्सेस क्या है? वे पदार्थ या ऊर्जा हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने उपयोग के लिए करता है या अपने लिए करता है। तो संसाधनों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कहलाता है नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरा कहलाता है गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये दो प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, आइए इनको विस्तार से जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? नाम से जैसा कि पता चल रहा है तो मतलब इनका बार बार नवीनीकरण हो सकता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु है, ये प्रकृति हमको प्रदान करती है और हम इसको चाहे जितना उपयोग करें ये खत्म नहीं होती है। तो ये किस में आएंगे? संसाधनों में, नवीकरणीय संसाधनों में। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हम चाहे जितना खर्च करते रहें, सौर ऊर्जा हम प्रयोग करते जाते हैं लेकिन सौर ऊर्जा बराबर हमको मिलती रहती है, वो नष्ट नहीं हो रही है। तो इन संसाधनों का उपयोग करने से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है, जैसे हम वायु का, सौर ऊर्जा का, इन सब का उपयोग करें, जल ऊर्जा का, जैव ईंधन, मृदा इत्यादि का। उदाहरण हम देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधनों के। तो कुछ उदाहरण कौन कौन से हो गए? सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स और मृदा इत्यादि। ये सारे आपने देखे कि प्रकृति से हमको मिलते हैं और हम जिनका इस्तेमाल करते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, प्रकृति द्वारा इनको फिर से हमें प्रदान कर दिया जाता है। दूसरे जो संसाधन होते हैं वो गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी जैसे कोयला है, एक सीमित मात्रा में हम उसको खर्च करते जा रहे हैं तो वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक दिन कहा जा रहा है कि अगले 100 सालों 200 सालों में सारे इस तरीके के जो स्रोत हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे संसाधन कहलाते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। तो इन संसाधनों का उपयोग करने से पर्यावरण को
नुकसान भी पहुंच रहा है। तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं गैर नवीकरणीय संसाधनों के, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोयला है, गैस है, धातुएं हैं, खनिज हैं। ये सभी सीमित मात्रा में हमारे पास पृथ्वी में उपलब्ध हैं। हम उनका दोहन करते जा रहे हैं, लगातार उनको उपयोग करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इनको बनने में पता नहीं कितने हजार साल लगे, कितने सालों में बना, और वो इतनी जल्दी अब दोबारा नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ये क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी ये दोबारा हमको नहीं मिल पा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके प्रयोग से, आप पेट्रोलियम पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं, कोयले का, गैस का, तो इनसे क्या है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं, और इनसे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, गैस, धातुएं, खनिज, ये सभी गैर नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। हम तुलना कर लेते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों की। एक बार पहले विशेषता को देखते हैं, और नवीकरणीय संसाधन में होती है कि गैर नवीकरणीय संसाधन में क्या विशेषता होती है। जैसे पहला है पुनः उत्पन्न होने की क्षमता, तो नवीकरणीय संसाधन में होती है हाँ, गैर नवीकरणीय संसाधन में नहीं। पर्यावरण पर प्रभाव नवीकरणीय का कम पड़ता है और इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ईंधन, वन, मृदा, और इसके जो गैर नवीकरणीय के हैं पेट्रोलियम, कोयला, गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। तो इस तरह से टेबल के माध्यम से भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन संसाधनों का पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इन संसाधनों का उपयोग करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए आजकल देखिए सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है। छतों पर लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जहां विंड की अच्छी सुविधा है वहां पे पवन ऊर्जा का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए ये सारे संसाधन, तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनकी आपूर्ति सीमित नहीं है, यानी असीमित इनको लगातार हमको मिलते रहते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपने समझ लिया कि नवीकरणीय संसाधनों का महत्व क्या है। एक तो पहला इसलिए महत्व है कि इन संसाधनों का उपयोग करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। दूसरा, ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनकी आपूर्ति सीमित नहीं है, और इन संसाधनों का उपयोग करने से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अब नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या इसके जो है तो बेनिफिट्स यानी लाभ हैं। तो अगर हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें तो उसके क्या लाभ होंगे, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, इसके लाभ। हम अगर नवीकरणीय संसाधनों का हम उपयोग करते हैं तो हमको उससे ये सारे लाभ होंगे। पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी, और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनमें से जरूर 2 या 3 का जरूर पूछा जाता रहा है पहले के प्रश्न पत्रों में, यदि आप देखेंगे। पहला बड़ा महत्वपूर्ण है टॉपिक वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, हो सकता है पेपर में लिख के वैश्विक तापन आ जाए, हो सकता है भूमंडलीय तापन आ जाए, या हो सकता है हिंदी में भी ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग ही लिख दे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वैश्विक तापन मतलब विश्व का तापन, मतलब तापमान बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में क्या है, वृद्धि हो रही है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाम से ही बच्चों ध्यान दीजिए, शब्द से ही पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन, यानी भूमंडल का तापमान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसके औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। वार्म मतलब होता है गर्म होना, यानी तापन जिसको धीरे धीरे गर्म होना। तो इसका औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। तो यह प्रक्रिया जो है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का, ये प्राकृतिक कारण भी होते हैं और कुछ मानवीय कारक भी हैं। दोनों के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदार है वो मानवीय गतिविधियां हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे।
अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है भाई, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनका उत्सर्जन लगातार हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका उत्सर्जन लगातार हो रहा है। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वनों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं यानी एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, यानी वाहनों से जो उत्सर्जन हो रहा है, ये सभी जो प्रमुख हैं वो 4 कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से हैं? पहला, ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वनों की कटाई, लगातार वनों को काटा जा रहा है, वन खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से जो उत्सर्जन हो रहा है, ये सभी मुख्य कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए या भूमंडलीय तापन के लिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या फर्क पड़ रहा है? समुद्र का स्तर, जल स्तर बढ़ रहा है, यानी जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो बर्फ है वो पिघल रही है, और जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो सभी वहां जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ जैसी अन्य जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो पैदा हो रही हैं। तो समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, राइजिंग सी लेवल। अधिक चरम मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही हैं, तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। बर्फ लगातार पिघल रही है जिसकी वजह से बताया कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और इसके अलावा जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है, यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सभी क्या हैं, आपने देखे कि ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं जिनसे क्या हो रहा है, बर्फ, जो ग्लेशियर्स की बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय क्या है? तो जो कारण है यदि हम उनको नियंत्रित कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। एक तो पहला, वही ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उसको कम करें, यानी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर दें, यानी यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ऊर्जा दक्षता में सुधार करें, यानी कि हम इंप्रूव करें एनर्जी इफिशिएंसी को। तो इन सब से क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं या नियंत्रण पा सकते हैं, यह रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत मतलब इतना ज़्यादा ये संकट है, ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा पॉइंट है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारे समझौते होते रहते हैं। जो जो देश उसमें भाग लेते हैं तो सभी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, रोकने के लिए उस पर काम करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, इनमें से 2 प्रमुख समझौते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है एक, ये समझौता 1997 में हुआ था। इस समझौते में विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यानी जो विकसित देश थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, उनको हम कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल में कर सकें या नियंत्रित कर सकें। दूसरा, एक पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। ये समझौता 2015 में हुआ था। इस समझौते में सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग का। अगला टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, या कहते हैं इसको ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। तो वही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, वही इसके लिए जिम्मेदार है और उसी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जो ऊपर बताई थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी की सतह में कैद कर लेती हैं, यानी उनको ट्रैप कर लेती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं। तो इससे पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है, बढ़ता है। अब आप कहें कि इससे केवल नुकसान है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज भी है। अगर ये नहीं होगी तो यहाँ पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा ठंड हो जाएगी। तो लेकिन इसके नुकसान क्यों हो रहे हैं, इसको हम जरूर जानेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। वह प्रक्रिया
दिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी की सतह में कैद कर लेती हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं जो जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और ये गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और इसे पृथ्वी की सतह पर वापस भेज देती हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, बढ़ता जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वही जो ऊपर आपने पढ़ी हैं वही हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसों के कुछ उदाहरण देखिए, आपको ऊपर बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ऊपर मैंने बताया था। और ये ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के लाभ क्या हैं? बेनिफिट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम होता और जीवन असंभव हो जाता। तो आप ये समझिए कि ये सब गैसेस बहुत जरूरी हैं कि पृथ्वी पर जीवन बना रहे। अगर ये गैसें नहीं होंगी, यानी गर्मी को यानी ऊष्मा को ट्रैप करके यानी रोक करके नहीं रखेंगी, तो पृथ्वी में इतनी ठंड पड़ जाएगी कि वह यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस जो ऊपर आपने पढ़ी वो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम होता और यहाँ पर जीवन भी असंभव हो जाता। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम ये आ रही कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में अब हो गई हैं। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो गई, इतनी ज्यादा हीट वो ट्रैप कर ले रही है, रोक ले रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसकी वजह से हो जा रही है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। विश्व का तापमान है वो औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। तो ये इसके प्रभाव हैं। जो मेन जो समस्या पैदा हो रही है वो इस वजह से पैदा हो रही है क्योंकि अब इसकी अति हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो हम मानव निर्मित जो क्रियाकलाप हैं, जो मानव के द्वारा इस तरीके के कारखाने, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वो इतना ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है कि उससे ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है। और उसके जो कारण है वो आप देख पा रहे हैं हरित गृह प्रभाव के कारण। एक तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी में रोकने में मदद करती हैं और सूर्य से आने वाली गर्मी की मात्रा, यानी सूर्य से आने वाली गर्मी की मात्रा में वृद्धि होने से भी हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव के प्रभाव यानी इफेक्ट्स क्या हैं? इसकी वजह से अब क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग, ऊपर आपको मैंने अभी पढ़ाया था टॉपिक, हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक तीव्र और आवर्ती मौसम की घटनाएं जैसे कि सूखा, बाढ़, तूफान और गर्मी की लहरें हो सकती हैं। ये जलवायु परिवर्तन की स्थितियां इस समय देखने को मिल रही हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलेगी और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैव विविधता में कमी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैव विविधता में कमी आ रही। जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो गया, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। इससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। तो अब आपने देखा कि हरित गृह प्रभाव के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, जैव विविधता में कमी। अब इसको कम करने के उपाय क्या हैं? तो जो ये समस्या का कारण है उसको यदि हम कम कर लें तो हम हरित गृह प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो निम्नलिखित उपाय हम अपना सकते हैं। एक तो जीवाश्म ईंधन है उसको हम कम प्रयोग करें। दूसरा, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आगे बढ़ाएं यानी उनका प्रयोग करें। और तीसरा है ऊर्जा दक्षता में हम क्या करें? सुधार करें। और चौथा है वनों की कटाई को रोकना बहुत जरूरी है, यानी जिस तेजी से वनों की कटाई हो रही है उसको रोकना होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वृक्षारोपण करना होगा, पौधे लगाने होंगे। तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का क्या उपाय है? पहला, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ज्यादा करें। ऊर्जा दक्षता में सुधार करें और वनों की कटाई को रोकें। तो ये 4 चीजें अगर हम करते हैं तो हम ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं।
हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बीच क्या संबंध है? अब आप इतना समझ लीजिए कि यदि हरित ग्रीन हाउस प्रभाव लिखने के लिए आता है तो आपको उसमें ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र जरूर करना है, और यदि ग्लोबल वार्मिंग लिखने को आता है तो उसमें आपको ग्रीन हाउस प्रभाव का, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो आपको पता है, अभी मैंने आपसे बताया कि हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अधिक तीव्र और आवर्ती मौसम की घटनाएं, जैसे कि सूखा, बाढ़, तूफान और गर्मी की लहरें होती हैं। इन घटनाओं से मानवता और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है। तो हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? वर्षा हम सभी जानते हैं कि पानी बरसता है, उसको हम जो है तो वर्षा कहते हैं। अगर उस पानी के साथ में अम्ल यानी एसिड बरसने लगे तो हम उसको कह देंगे कि ये एसिड रेन है या अम्लीय वर्षा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अम्लीय वर्षा, तो पानी अम्लीय कब होता है? जब उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो हम उसको कहते हैं ये पानी क्या है, अम्लीय हो गया है, यानी कि एसिडिक हो गया है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की जरूरत है कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन वह वर्षा है जिसका पीएच का मान 5.6 से कम होता है। तो अब होता क्या है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कुछ गैसें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वायुमंडल में ऊपर जाती हैं। जैसे जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है, या फिर जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड मान लीजिए निकल करके वायुमंडल में ऊपर जाता है। और ये क्या करता है, जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेता है। अब जब ये एसिड बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, फिर ये क्या होते हैं, बादलों के साथ मिलकर के जमीन में वर्षा के साथ बरसते हैं। तो जब वर्षा के साथ बरसते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो वो जैसे ही हमारी स्किन पर पड़ती है अम्लीय वर्षा वर्षा तो उसमें हमको स्किन में जलन होना, खुजली होना, इस तरीके की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो यही अम्ल जब एसिड जब वर्षा के साथ जमीन में बरसते हैं तो उसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो पहला ये एसिड रेन हम कब कहेंगे, जब उसका पीएच का मान 5.6 से कम होता है। और ये अम्लीय वर्षा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिनका उत्सर्जन कारखानों या फिर वाहनों से होता है, ये वायुमंडल में ऊपर जाती हैं और जल वाष्प के साथ मिलकर के ये अम्ल बना लेती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अब ये अम्ल जब बन जाता है तो वर्षा के साथ ही जमीन पर बरसता है, और जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण आपने कारणों में मैंने आपको बताया उत्सर्जन हो रहा है। कारणों में जीवाश्म ईंधन का जलाना, जो जीवाश्म ईंधन हम जला रहे हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही हैं, और वही वायुमंडल में ऊपर जाकर के अम्लीय अम्ल बना रही हैं, और वही वर्षा के साथ मिलकर के बरस रहा है और अम्लीय वर्षा का कारण बन रहा है। दूसरा, औद्योगिक उत्सर्जन, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं और वायुमंडल में ऊपर उठकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं या वाहन उत्सर्जन। इसमें वाहनों के इंजनों से भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, और ये गैसें वायुमंडल में ऊपर उठकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? एक तो वनों को नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा से वनों को नुकसान हो सकता है। अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां और तने को नुकसान होता है, जिससे वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से झीलों और नदियों को नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा से झीलों और नदियों को नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा से झीलों और नदियों के पानी का पीएच कम होता है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। भवन और संरचनाओं को नुकसान, अम्लीय वर्षा के कारण आपने ताजमहल की केस स्टडी पढ़ी होगी, उसका जो संगमरमर है वो खराब हो रहा है, तो भवन और संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, इमारतों और अन्य संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। अम्लीय वर्षा से इमारतों की ईंटें और पत्थरों को नुकसान होता है, जिससे वे टूट जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। अब स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अम्लीय वर्षा से सांस लेने में समस्या, आंखों में जलन या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। स्किन की समस्याएं होती हैं, स्किन में खुजली होना, जलन होना, स्किन का कैंसर तक हो सकता है, आंखों में जलन होना और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय, इसको कैसे रोक सकते हैं हम? तो सीधी सीधी बात है, जो कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको हम रोकें, उनको कम करें, तो हम
अम्लीय वर्षा को रोक सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ज़्यादा करें या उनके उपयोग को बढ़ाएं, उद्योगों से उत्सर्जन को कम करें, उद्योगों से जो प्रदूषण निकल रहा है, मतलब जो गैसें निकल रही हैं उनको हम रोकें या कम करें, वाहनों से उत्सर्जन को हम कम करें। तो यानी वही जो उसके कारण हैं उन्हीं को यदि हम कम कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा को रोक सकते हैं या उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि जो अम्लीय वर्षा है एक गंभीर समस्या है जिसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को रोकने के लिए सभी देशों को काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। एक चीज मैं आपसे बताऊं कि कई बार हम शब्दों का अर्थ लगाने के लिए जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीन बिल्डिंग से अर्थ ये मत लगाइए कि हरे रंग की बिल्डिंग होती है, उसका रंग हरा नहीं होता है, बल्कि ग्रीन बिल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, तो इसलिए उसको नाम पड़ गया ग्रीन बिल्डिंग। हिंदी में उसको कई बार हरित भवन भी कहते हैं, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से कहूंगा कि जो अंग्रेजी का शब्द है कम से कम हेडिंग का, उसको एज इट इज हिंदी में भी जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में अंग्रेजी के शब्दों को एज इट इज ही हिंदी में लिख दिया जाता है, ना कि उसका वो लिखा जाता है अर्थ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे पेपर्स में, आप जरूर उसको देखिएगा पुराने पेपर्स को। तो इसकी अवधारणा क्या है, हरित भवन या ग्रीन भवन या ग्रीन बिल्डिंग वह भवन है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से डिजाइन, निर्मित और संचालित किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो पर्यावरण के अनुकूल बनी होती है। तो जब उसकी डिजाइन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसका जो संचालन होता है वो सीधी बात है पर्यावरण के अनुकूल होता है। यानी वो किसी भी तरीके से इस तरीके का जो भवन है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं ऊर्जा कुशल होती हैं, कम प्रदूषण पैदा करती हैं और पर्यावरण के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट हरित भवन का सीधा। ग्रीन से मतलब आप पर्यावरण से समझिए, ना कि कलर से। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है, वह भवन है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से डिजाइन, निर्मित और संचालित किए जाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स ऊर्जा कुशल होती हैं, कम प्रदूषण पैदा करती हैं और पर्यावरण के लिए लाभदायक होती हैं। अब ग्रीन बिल्डिंग के लाभ वही जो ऊपर मैंने बताए हैं, इसको फिर से हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी इफिशिएंसी। ग्रीन बिल्डिंग ऊर्जा कुशल होती है, इससे ऊर्जा की खपत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। दूसरा, प्रदूषण में कमी यानी कि रिडक्शन इन पोल्यूशन। ग्रीन बिल्डिंग्स कम प्रदूषण पैदा करती हैं जिससे वायु और जल प्रदूषण में कमी आती है। तीसरा, पर्यावरणीय लाभ, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ग्रीन बिल्डिंग्स पर्यावरण के लिए लाभदायक होती हैं क्योंकि वे जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करती हैं। इससे आर्थिक लाभ भी होते हैं यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण और संचालन पारंपरिक इमारतों की तुलना में अधिक किफायती हो सकता है। अब ग्रीन बिल्डिंग्स के कुछ सिद्धांत भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। उन सिद्धांतों की बात करें, एक तो स्थानीयता यानी लोकलिज्म होता है, यानी ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी इफिशिएंसी होती है, यानी ग्रीन बिल्डिंग्स ऊर्जा कुशल होती हैं ताकि ऊर्जा की खपत कम हो सके। तीसरा, प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल में मदद मिलती है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स कम प्रदूषण पैदा करती हैं। जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स जल संरक्षण का ध्यान रखती हैं। सामग्री और संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। ग्रीन बिल्डिंग्स में उपयोग की जाने वाली सामग्री और संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। अगला इसी में पॉइंट है आंतरिक वातावरण की गुणवत्ता, यानी जो रहने वाले वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल और आरामदायक रहता है, वहाँ का आंतरिक वातावरण बहुत अच्छा रहता है। तो ग्रीन बिल्डिंग्स में रहने या काम करने वालों के लिए आरामदायक और स्वस्थ वातावरण भी ये प्रदान करती हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ग्रीन बिल्डिंग के क्या सिद्धांत हैं। पहला, स्थानीयता यानी लोकलिज्म, यानी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा दक्षता होती है, प्रदूषण नियंत्रण एक मदद मिलती है यानी कम प्रदूषण पैदा करती हैं। जल संरक्षण में मदद मिलती है, सामग्री और संसाधनों का संरक्षण होता है और आंतरिक वातावरण की गुणवत्ता भी इसमें अच्छी रहती है, यानी उसमें रहने वाले लोगों के लिए आरामदायक और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। ग्रीन बिल्डिंग का प्रमाणन, अब ये कैसे, कौन प्रमाण पत्र देगा कि ये ग्रीन बिल्डिंग है या नहीं है, इसको कहेंगे कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज बनी हुई हैं, संस्थाएं हैं
जो इसका प्रमाणीकरण करती हैं। जैसे एक है लीड, LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ये ग्रीन बिल्डिंग के लिए सर्टिफिकेट जारी करती हैं। एक है BREEAM यानी बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट मेथड, और ग्रीन स्टार है। तो इस तरीके की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ग्रीन बिल्डिंग को सर्टिफाई करती हैं, यानी उनको प्रमाण पत्र देती हैं कि हाँ भाई ये ग्रीन बिल्डिंग को कहलाने लायक है। तो वो ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट कब देंगे? जब मानक पूरे होंगे। बहुत सारे मानक बने हैं कि ये चीजें जल का संरक्षण करें, ऊर्जा दक्षता इसमें अच्छी हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों, आरामदायक हो, मतलब ये सारी चीजें जब वो जांच पड़ताल करते हैं तभी फिर वो क्या करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई ये ग्रीन बिल्डिंग है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग क्या है? एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में भी योगदान देती है। ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण और संचालन से ऊर्जा की खपत कम होती है, प्रदूषण में कमी आती है और पर्यावरण के लिए लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, इसको समझना और इस पर काम करना। इस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो भी जरूरी चीजें थी वो हमने इसमें कवर की, और पूरा का पूरा चैप्टर आपने देखा कि हमने एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि नोटबुक लेकर के वीडियो को भले ही रोक रोक कर आपको नोट्स बनाने पड़े, लेकिन नोट्स एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। वही आपको लगातार रिवीजन करने के और आगे आपके स्टडी के भी यही सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम यही सिद्धांत अपनाएंगे। अगला चैप्टर हम चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 हम लगातार करते चलेंगे और एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो शुभकामनाओं सहित मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।